नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अलग राज्य बनने के बाद अब उत्तराखंड 5वें विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन 21 साल के बाद भी उत्तराखंड को अभी तक कोई स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, जबकि राज्य आंदोलन से जुड़े लोग गैरसैंण को जनभावनाओं की स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं। राज्य गठन पर जब देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह पर्वतीय राज्य स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। हालांकि राजनीतिक दबाव के चलते पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानमंडल भवन बनवाया तो बीजेपी सरकार को उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। अब जब उत्तराखंड में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है तो गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि 2017 का घोषणा पत्र हमने पूरा कर दिया है और बीजेपी ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया था और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बीजेपी ने ही बनाया और गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी बीजेपी ही घोषित करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने पर विरोध किया था, क्योंकि उत्तराखंड में दो राजधानी का विरोध नहीं झेल पाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड आंदोलन ही गैरसैंण के नाम पर हुआ था, लेकिन 21 सालों में उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। अब राजनीतिक दल भले ही चुनावी मौसम में तरह तरह के वादे करें, लेकिन उन वादों को किस सरकार में अमली जामा पहनाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, हमने जो घोषणा पत्र 2017 में जारी किया था उसका हमने लगभग 100% वादा जनता से किया हुआ पूरा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड बनाया था। दूसरे लोगों ने तो कहा था, कांग्रेस के लोगों ने, कि ये राज्य हमारी लाश पर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप आने वाले समय में हम ही गैरसैंण का सर्वांगीण विकास करेंगे और स्थायी राजधानी भी हम ही बनाएंगे, ये तय है। हर पटल से हमारे नेताओं ने ये बात कही है। जब आपको याद होगा कि गैरसैंण के अंदर अचानक सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया था, तो हमने तभी भी आपत्ति जताई थी कि दो राजधानियों का बोझ नहीं उत्तराखंड सह सकता है और कमोबेश एक गरीब राज्य है और इसमें दो राजधानियों की जरूरत नहीं है। और हमने उस समय भी ये कहा था कि हम यदि सरकार बनाएंगे तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करेंगे। अभी तक जितना भी काम गैरसैंण में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय जाता है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो आवास बनाने की बात हो, चाहे वो एक विहंगम विधान भवन बनाने की बात हो, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। और ये सारा काम हमने अपने सीमित संसाधनों से किया है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए इस तरह के कामों के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने हर पटल से इस बात को कहा है कि हम करेंगे। हमने पहले भी किया है गैरसैंण के लिए काम और अब भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे और घोषणा पत्र में भी निश्चित रूप से इसको शामिल किया जाए। उत्तराखंड आंदोलन गैरसैंण के नाम पर लड़ा गया। लोगों ने मांग की कि लखनऊ दूर है और गैरसैंण पास है, हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए। वो गैरसैंण राजधानी की मांग करते करते उत्तराखंड आंदोलन हुआ, उत्तराखंड आंदोलन लड़ा गया और उत्तराखंड राज्य के रूप में हमें एक राज्य मिला। कितनी विडंबना देखिए, पिछले 21 सालों में उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है। आधी राजधानी उत्तराखंड की देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी, आधी राजधानी गैरसैंण में। एक गरीब प्रदेश जहां पर संसाधनों का अभाव है, जहां पर 60,000 करोड़ का कर्जा है, क्या ये दो राजधानियां होना उत्तराखंड के लोगों की जेब पर डाका डालना नहीं है? आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण रखेगी और हमारी सरकार आती है तो हम लोग आते ही सबसे पहली कैबिनेट बैठक में गैरसैंण को अपनी राजधानी घोषित कर देंगे। मैं समझती हूँ इससे बेहतरीन वादा उत्तराखंड की जनता के लिए नहीं हो सकता। तो अलग राज्य बनने के बाद अब उत्तराखंड 5वें विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन 21 साल बाद भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल सकी। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, जबकि राज्य आंदोलन से जुड़े लोग गैरसैंण को जनभावनाओं की स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं।
राज्य गठन पर जब देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया था, तब शायद किसी ने सोचा होगा कि यह पर्वतीय राज्य स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। हालांकि राजनीतिक दबाव के चलते पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानमंडल भवन बनाया तो बीजेपी सरकार को उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। अब जब उत्तराखंड में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि 2017 का घोषणा पत्र हमने पूरा कर दिया है। बीजेपी ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया था और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बीजेपी ने ही बनाया और गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी बीजेपी ही घोषित करेगी। चलिए इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। दीपक पांडे जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आम आदमी पार्टी से। थोड़ी देर में हरीश अठानी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तराखंड और अपनी यौवन की दहलीज पर भी पहुंच गया उत्तराखंड, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि अभी तक एक स्थायी राजधानी इस पर्वतीय राज्य को नहीं मिल पाई। चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो अब तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से गैरसैंण को लेकर घोषणाएं कर रही हैं। हनी पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपका सवाल नहीं मिल रहा है, क्या पूछना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ हनी पाठक जी। बड़ा मुद्दा गैरसैंण हमेशा से रहा है और अब ये तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 21 साल का तो हो गया है उत्तराखंड, लेकिन अभी तक उसे एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। देखिए, ऐसा 2017 के घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। तो हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई। घोषणा पत्र पे जो हम लोगों ने कहा था वो वादा पूरा अगर किया किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। जुमलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी। और स्थायी राजधानी की भी रही बात, तो स्थायी राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। 2022 की जब चुनाव पूरा हो जाएगा, 2022 में जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो 2022 में स्थायी राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी गैरसैंण को। यानी कि आपके घोषणा पत्र में इसे मेंशन किया जाएगा कि हम इसे स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। बिल्कुल, इसको घोषणा पत्र में मेंशन किया जाएगा। और जैसा कि हम लोगों की वो जो विजय संकल्प का वो जो रथ चल रहा है हम लोगों का, जिसमें सुझाव पेटी रखा गया है और जिसमें जनता से राय पूछी जा रही थी घोषणा पत्र में क्या क्या डालना चाहिए और क्या क्या जनता को सुझाव है कि जनता क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, उस सुझाव के अनुसार ही हम लोग घोषणा पत्र तैयार करेंगे। जो जनता चाह रही है, जनता के अनुरूप ही हमारा घोषणा पत्र होगा। और जनता की अगर मांग है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, तो ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। जो कांग्रेस का ये बड़ा बड़ा बयान आ रहा है कि राजधानी, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 2017 से पहले तो इनकी सरकार थी ना, इनकी सत्ता थी, तो इन्होंने ये सब जो जुमले उछाल रहे हैं, जुमले उछालने से पहले इन्होंने क्यों नहीं घोषित कर दिया? पासा फेंकना आसान होता है, लेकिन पासा को अपने ऊपर उतारना बहुत कठिन होता है। इनको अगर उतारना ही था तो शीशे में उस समय उतार दिए होते सरकार के, जब इनकी सत्ता थी तो। और स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी का एक बयान काफी उस समय चर्चा में था, शायद आपको भी याद होगा, कि जब वहां पे सत्र चलने की बात हो रही थी तो इंदिरा हृदय जी ने ये कहा था कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो सत्र में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस सत्ता की, जिस पार्टी की महिला को वहां पर इतनी ज्यादा ठंड लगती है, वो क्या सत्ता वहां पे राजधानी बनाने के इच्छुक कभी हो सकते हैं? इनके बयान से ही पता लगता है कि ये क्या सोचते हैं, क्या तय करते हैं और ये क्या धरातल पर उतारते हैं। सिर्फ घोषणा मंत्री रह चुके हैं, अगर इनकी पार्टी में कहा जाए ना, तो काफी वायरल हुआ था इनका ये कि ये घोषणा मंत्री ही रह चुके थे और घोषणा मंत्री के नाम से ही इनको जाना जाता था। और जुमले की सरकार अगर कही जाए तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार को ही जुमले की सरकार कही जाती है। अगर राजधानी के रूप में भी अगर लाया गया ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही गैरसैंण को राजधानी के रूप में लाया, भले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में लाया। तो जो हम लोगों ने वादा किया उसको किसी हद तक तो
ये सीमा तक पहुंचाया ना हम लोगों ने। लेकिन वो तो वो क्रेडिट तो ये लेकर चले जाते हैं ना कि जो विधानमंडल भवन बनवाया गया वो तो उन्होंने बनवाया, उसमें क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये क्रेडिट तो उनके नाम पर होता है। मैं लौटूंगी आपके पास, दीपक पांडे जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक पांडे जी, 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। आपके हिसाब से गैरसैंण राजनीतिक फुटबॉल क्यों बनी हुई है? मैडम, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की इस लड़ाई को पूरे प्रदेश ने लड़ा। सबसे आगे महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। आज 21 साल होने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस इसमें बस अपनी राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन जनता को एक स्थायी राजधानी 21 साल से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इनके करोड़ों के कारोबार खुल जाते हैं, इनके बिल्डिंगें बन जाती हैं, सब कुछ होता है इनके साथ, लेकिन ये एक स्थायी राजधानी जनता को नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या हल निकालेंगे, मेरे समझ नहीं आ रहा पूरा प्रदेश का। और अब जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है और पूरे मुद्दों के साथ, आम आदमी पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि वो जनता के मुद्दों के साथ है। जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का, और इस बार आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरेगी, ना कि इन दोनों पार्टियों की तरह राजनीति केवल करती रहेगी, एक बार तुम एक बार हम करके ये ऐसे लटकाते रहेंगे जब तक इनको कोई तीसरा आदमी मजबूती से इनको जवाब नहीं देता। चलिए, तो आप मजबूती से जवाब देने के लिए मतलब आ गए हैं। हरीश सेठानी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर सर। और क्योंकि आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं तो मैं आपका पहले तो मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हनी पाठक जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और दीपक पांडे जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अब सवाल यह है कि सर, गैरसैंण को लेकर लगातार कई सवाल खड़े होते रहे हैं और पूछा जाता रहा है कि आप इसे कब स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। हनी पाठक जी कह रही हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की तो बात हमने कही थी ना, हमने तो अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था 2017 में, हमने पूरा कर दिया। अब इसमें कांग्रेस को कहाँ दिक्कत आ रही है? कांग्रेस ने पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। अच्छा, आज इतिहास गवाह है, कांग्रेस की सरकारें जो भी रही उन्होंने गैरसैंण का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया। पहला सत्र भी कांग्रेस ने बुलाने का काम किया था। मैं आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गैरसैंण के लिए, ना उत्तराखंड के लिए चिंता है, ना गैरसैंण के लिए चिंता है। अच्छा। इनको मात्र और मात्र जो चिंता थी मुख्यमंत्री बदलने की, और 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद इनको गैरसैंण की याद आई। इनको तो सत्र का भी ध्यान नहीं रहा, कभी ये गैरसैंण में कराने की बात करते थे। इनके फाइनेंस का बिल पास होने के दिन गैरसैंण से इनका मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ये पता नहीं था कि किस समय इनकी वहां से वापसी बुला ली गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को देवभूमि पहाड़ी राज्य की कोई भी चिंता नहीं है, ये चिंता सिर्फ और सिर्फ करिए तो कांग्रेस की सरकारों ने करी है। लगातार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट वहां को नहीं करा जा सकता था। आईटीआई में वहां पर में सत्र किया कांग्रेस ने, टेंटू में कांग्रेस ने सत्र किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद एक सत्र के अलावा दूसरे, पहले सत्र में इनके मुख्यमंत्री बदल गए, उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई वहां गैरसैंण में सत्र करने की। जो ये कह रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी कर दी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में आपने किया, आपने ना वहां पर कोई अभी अधिकारी हॉस्पिटल बना पाए 5 साल में ना आप वहां पर का इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त कर सके, ना वहां पहुंच सकने की रोड आप दुरुस्त कर पाए हैं। तो आज आपको जानकारी होगी कि 5 साल में इसी सदन में जो है 132 विधेयक पारित हुए हैं। देवस्थानम बोर्ड का जो मसला था वो भी यहीं से पारित होकर गया था, वो अब भले निरस्त हो गया है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं कह तो रहा हूँ कि गैरसैंण में सत्र करना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को महंगा पड़ गया कि उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, उनको अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी उनको। तो कहीं ना कहीं गैरसैंण का मुद्दा आत्मीयता से था, पहाड़ की जनता के साथ उस मार्मिक मुद्दे को ये लोग नहीं जोड़ पाए अभी तक। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि आने के बाद गैरसैंण राजधानी कांग्रेस आएगी। चलिए, वो तो अभी सभी कह रहे हैं कि जब हमारा समय आएगा तो हम बना देंगे गैरसैंण को स्थायी राजधानी। बताइए हनी पाठक जी। मैं आपकी बात जो आप पूछ रहे थे ना, उसको आधी रह गई थी। कांग्रेस को एक बीमारी हो गई है जिसमें कि हर चीज को वो अपनी कहने की आदत पड़ गई है उनको, कि कोई भी अगर योजना भारतीय जनता पार्टी लाती है तो कांग्रेस को ये आदत पड़ गई है, वो बीमारी लग गई है कि वो ये कह देते कि ये योजना हमने लाई थी
और इसको भारतीय जनता पार्टी करिए। डोबरा चाटी पुल ले लीजिए, चाहे काली माता के पास का अंडरग्राउंड पुल ले लीजिए, चाहे इंटर कनेक्टिविटी का मसला ले लीजिए, चाहे कोई भी मसला ले लीजिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसको कांग्रेस की और इनकी प्रवक्ता जो है वो ये कह दे रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये करवाया कांग्रेस ने शुरू करी थी। तो ये इनकी बीमारी है और बीमारी में ना इलाज है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो मैं इसमें कोई कमेंट इनके ऊपर नहीं करना चाहूंगी। बीमारी किसी को कोई भी चीज की होती है, कोई किसी और एक एक करके बात ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तीनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा वरना आवाज समझ में नहीं आएगी और आप अपनी बात भी अच्छे से नहीं रख पाएंगे। आपसे मर्यादा से बात करी जा रही, मैं इसी बात को लेके कह रहा हूँ। उम्र मर्यादा राजनीति में ठीक है दीपक जी मैं लौट रही हूँ। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुरंत आपका ही रुख करूंगी। बताइए। आपको जवाब दे रहा था, आपको मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, बाद में आपको याद दिलाना भूल ना जाऊँ। जी बताइए पाठक जी अपनी बात हो गया पूरा इनका। हरीश जी पूरा हो गया आपका? और भी कुछ है तो याद कर लीजिए अच्छे। मैं आपकी योजनाओं को ना और आपकी बातें बोलती नहीं हूँ, मैं एकदम शांति से सुनती हूँ फिर जवाब देती हूँ। बहुत तजुर्बा है मुझे इन सब चीजों का, आपकी तरह लड़कपन नहीं है मेरे अंदर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इनकी हरकतें हैं ना वो लाइलाज बीमारी है सिर्फ कैंसर साहिबा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने की बात, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने योजनाएं नहीं बदली है कहीं भी। योजनाएं हम लोगों की जिस भी मुख्यमंत्री ने जो चलाई है उसको पटल तक लेकर गए हैं और धरातल पर उतारी है। ये नहीं कि अगर कोई मुख्यमंत्री बदला है तो हम लोगों ने जनता के साथ ये खिलवाड़ किया है कि योजनाएं में तब्दीलियां लेकर आई हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी हरीश जी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहूँ का नारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में सोचती है, ये नहीं करती है कि प्रभारी को चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, राजेंद्र शाह जी को थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दी, इस तरह की हरकत कर दी, आपस में सिर फुटौल कर दिया, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद इतने मुग्ध हो गए कि जनता के बारे में हर चीज भूल गए, अपने बारे में सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है। हरीश जी चलिए दीपक जी मैं आ रही हूँ हरीश जी आपके पास, तो आप शुरू हो जाइए। आप दीपक जी बताइए। आप बीच में कुछ कह रहे थे सर, अब बताइए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी की अभी हमारी महिला नेत्री ने बताया कि उन्होंने ये सारी खूबियां तो गिना दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी जब आप हमने कहा 32 पुल कम से कम बीजेपी के अभी आप गिरे थे, बीजेपी दौर में जो स्टार्ट हुए थे अभी 32 पुल गिरे थे। इन्होंने अपने प्रचार नहीं बताया, इन्होंने ये चीज का प्रचार नहीं करा होगा। 3 मुख्यमंत्रियों की पेंशन लगा दी, उसका प्रचार नहीं करा होगा। इन्होंने कोविड के टाइम पे आपने देखा कि हरिद्वार में किस तरह से 1 लाख फर्जी टेस्टिंग हुए हैं। ये कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुआ नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ नहीं है, वो बीजेपी कार्यकाल में। दूसरों की खूबी गिनाने में मुझे लग रहा है मैडम को महारत हासिल जरूर होगी, लेकिन अपनी कमियां भी मैडम अपनी गिनाए और अपनी पार्टी की गिनाए, क्योंकि दूध के धुले बिल्कुल नहीं है। इनको पता है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। केवल इनका काम क्या है, किसी पार्टी को ट्रेंड पे लेना, उसकी क्रिटिसाइज करना, उनपे जबरदस्ती के उपहास करना, लोगों का मजाक बनाना। इन्होंने बस यही सीखा और कुछ नहीं करा है। किसी के अच्छे गुणों को लेना नहीं सीखा इन्होंने भी। चलिए बताइए, मैं जवाब दूं? हरीश जी का एक बार रुक कर लेता है मैम, फिर लौट रहे हैं आपके पास। हरीश जी हाँ बताइए। हरीश जी आपको ही कह रही हूँ मैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आज मुझे लग रहा है ज्यादा नाराज है। सरकार ने आचार संहिता जल्दी लग गई तो इस वजह से नाराजगी मुझे लग रही है कि कुछ घोषणाएं जो झूठी घोषणाएं होनी थी वो नहीं हो पाई। अच्छा, आज राज्य का हाल ये है, ना ये उत्तराखंड के रोजगार की बात करेंगे, ना उत्तराखंड के बेरोजगारों की बात करेंगे, कोविड काल में हुए बेरोजगारों की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ दूसरी राजनीतिक दलों को कोसने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री हमने बदला, योजनाएं नहीं बदली। योजना कोई ऐसी हो आपके पास, गरीब के घर पे गंगा देवी कन्या धन की योजना, जो गरीब के घर में कन्या पैदा होने में मदद 1000 रुपए देने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। समाज कल्याण बाल विकास विभाग की योजना थी, समाज कल्याण के माध्यम से गंगा देवी कन्या देने का काम किया। आपने क्या किया, कांग्रेस की उन 2 बड़ी योजनाओं को एक कर नंदा गौरा कन्या धन कर दिया और 2017 से
जब से आप सरकार में बैठे थे, आप आए थे सरकार ये कहकर आए थे कि गरीबी मिटाएंगे। आपके कारनामों से लग रहा है कि आप गरीबी मिटाने नहीं, अब ये गरीबी की बात आप कर रहे हैं तो सर ये गरीबी मिटाने वाला तो सबसे पहले आप ही ने शुरू किया था, कांग्रेस ने। गरीबी हटाओ, गैरसैंण की बात मैं कर रहा था कि गैरसैंण में एक एक पर बात कीजिए सर, एक एक चीज क्लियर कीजिए, ऐसे सब कुछ मिक्स मत कीजिए। पहले हम गरीबी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर गैरसैंण पर हम लौट कर आएंगे। गरीबी हटाओ का नारा देश में सबसे पहले कौन सी पार्टी ने दिया था और कितनी हट गई? तो समाज कल्याण के माध्यम से आज उत्तराखंड की बात करिए, मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड की हरीश रावत की सरकार में पर कैपिटा इनकम 1,73,000 रुपए थी। आज ये बताएं पर इनकम कितनी है? आप बताइए ना, आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम कितनी है? वो तो हनी पाठक जी बताएंगे बेहतर, क्योंकि मैंने कोई आंकड़े दे दिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उससे सहमत ना हो। आप तो उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आप तो बीच में माध्यम है मैडम, आप प्रवक्ता दोनों है भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो उन्हीं से पूछ। ठीक है, वो तो दे देंगे जवाब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए एक बार। मैं इसी बात पे कह रहा था कि जिस तरीके से इनके अपरिपूर्ण रवैये से उत्तराखंड 5 वर्ष विकास के से पीछे गया है, तो निश्चित तौर पर आपके 5 साल के कार्यकाल पर निराशाजनक कार्यकाल उत्तराखंड की जनता मान रही है। ना आपने उत्तराखंड में रोजगार की बात करी, ना उत्तराखंड में पलायन की बात आपने करी, ना गैरसैंण की बात आपने की, और करी सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात चुनावी समर में जाने से पहले की। आप उत्तराखंड के लिए आपके पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं थी कि उत्तराखंड की बात आप लोग कर। तो वो जो पॉइंट बार बार उठा रही हैं कि हमने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ही बात कही थी और हमने वही बनाया है, आने वाले समय में स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। जब चुनावी समर में जाने से पहले हरीश रावत जी और कांग्रेस की सरकार लोगों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी से बनने से पहले ये प्रेशर में इनने ग्रीष्मकालीन राजधानी करी, पूर्णकालीन राजधानी कर लेते। चलिए ठीक है, बताइए हनी पाठक जी। ऐसा है ना कि देखिए अंकिता साहिबा, यहाँ पे डिबेट में मुझे मुद्दा दिया गया था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पे डिबेट है, ठीक है, तो मैं ग्रीष्मकालीन राजधानी पे ही डिबेट करने आई थी। अब ये मुद्दा जब घुमाने लगे तो फिर ठीक है, मैं मुद्दा घुमा के ही डिबेट कर लेती हूँ। और दूसरी मैं बात ये कहना चाहूंगी कि जो ये मेरे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं हरीश जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि काफी गुस्से में दिख रही है, इसमें दिख रही है, उसमें दिख रही है, तो डिबेट ना मेरे व्यक्तित्व पे नहीं है। इनको दोनों को बता दीजिए कि मैं क्या हूँ या किस स्वभाव में लग रही हूँ, मेरी व्यक्तित्व पे डिबेट नहीं है। और दूसरा मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ कि जो अभी इन्होंने गरीबी पे बात करी, राज बब्बर जी ने कहा था 10 रुपए में भर पेट खाना मिल जाता है, गरीबी कहाँ है? राज बब्बर जी मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के है सदस्य वो, तो शायद इनको ये नहीं पता है कि गरीबी कहाँ है। ये नेता राज बब्बर जी का बयान था। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है शायद अभी अच्छे से जानकारी नहीं है कि यहाँ पे व्यक्तित्व पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, जब अभी सत्ता इनकी दिल्ली में है ना, तो चलिए मैं दिल्ली पर आती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं गैरसैंण की राजधानी पर ही डिबेट कर रही थी ना। मैं एक दिन में काफी डिबेट करती हूँ, तो मुझे डिबेट का बहुत अच्छे से ज्ञान है, तो मैं मुद्दों से जल्दी भटकती नहीं हूँ। अब आप मुद्दे से भटक गए तो मैं आती हूँ अब दूसरे मुद्दे पर। आपने ये कहा था दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में कि हम पलायन आयोग बनाएंगे। कहाँ बना दिल्ली में पलायन आयोग, मुझे बताइएगा। दूसरा, आपने ये कहा था दिल्ली में कि 5,000 रुपए मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा बेरोजगारों को और 1,000 रुपए भत्ता दूंगा महिलाओं को। आप मुझे ये बताइए कि 14 लाख बेरोजगार अभी भी दिल्ली में बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो दे नहीं पाए। यहाँ उत्तराखंड में आकर आप ऐलान करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो और अभी तक आपने, मेरे पास उसका वो है पूरा डिटेल है, रुकिए मैं खोलती हूँ, कि आपने जनता के टैक्स के रुपयों को किस तरीके से खर्चा किया है। ये पूरा आंकड़ा है मेरे पास। कुल 56.54 करोड़ रुपए आपने प्रदूषण पर खर्च किया है और विज्ञापन पर खर्च किया आपने 798.88 करोड़ रुपए। वो प्रदूषण पर खर्च जो आपने किया है और विज्ञापन पर जो खर्च किया है, वो कौन सी निंजा टेक्निक थी जो आपने प्रदूषण पर खर्च करी और विज्ञापन पर खर्च करी, लेकिन अभी तक प्रदूषण मुक्त आप दिल्ली को नहीं करा पाए। पहले केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, अब पूरा दिल्ली खांस रहा है प्रदूषण से। वो कौन सी निंजा टेक्निक है, कृपया करके मुझे डिबेट में बता कर जाइएगा। ठीक है। और हरीश जी, मैं आपके सवालों का जस्ट
जस्ट ए मिनट में हरीश जी की भी बात का जवाब दे दूं, हरीश जी की भी बात का जवाब दे दूं। हरीश जी, जो आप बता रहे हैं बात में कि ये काम वो उन्होंने किया, वो काम इन्होंने किया, आप शायद भूल नहीं गए हो, तो मैं आपको बात याद दिलाती हूँ। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात कही थी राहुल गांधी जी ने। और हिंदू आतंकी होता है, ये बात कही थी राहुल गांधी जी ने। और मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति लड़की छेड़ता है। तो राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तभी जनेऊ धारण कर कर मंदिर जाने का रेला जो लगाते हैं, वो कब तक चलेगा ये भी बता दीजिएगा। और जो आप कह रहे थे आचार संहिता जल्दी लगने के कारण हनी पाठक जी शायद नाराज हैं, तो मेरे व्यक्तित्व पर यहाँ पर डिबेट नहीं कर रही है। आइंदा से जब भी मेरे साथ डिबेट पर बैठिएगा, इस मर्यादा का ध्यान रखिएगा। और पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये बात भी माननीय राहुल गांधी जी ने कही थी। तो गरीबी कहाँ है, कैसे आई, कहां से आई, ये मुद्दा कहां से उठा, अब एक एक करके मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा। और जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन, अभी मेरे व्यक्तित्व पर टीका टिप्पणी अगर दोबारा हुई तो एंकर साहिबा मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं महिलाओं का अपमान ना तो करती हूँ ना करना बर्दाश्त करती हूँ। चलिए बताइए दीपक जी। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब हम वापस गैरसैंण पर लौट जाएं तो बेहतर रहेगा। दीपक जी। धन्यवाद है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जैसे पहली बात तो हमने तो इन पे टीका टिप्पणी किसी चीज की करी नहीं। एक स्वभाव होता है इंसान का, किसी का गुस्से में हमारे जो है अभी ठीक है ना सर, क्या करना है स्वभाव का जानकर। शायद नाराज, उन्होंने कहा शायद नाराज हैं, ये कहा उन्होंने। कोई ऐसी अगर वो होंगे भी नाराज तो उससे आपका क्या लेना देना। अभी हम प्लीज अपने मुद्दे पर आ जाते हैं ना, ये वाकई में कोई बहस का विषय नहीं है कि कौन किस मूड में बैठा हुआ है। कोई बात भी नहीं करी अभी आपके खिलाफ, मैंने तो कोई बात भी नहीं करी। आप मुझे दिखा दीजिए वीडियो उठा के दोबारा, आप रिकॉर्डिंग में दिखा दी, मैंने तो कोई बात भी नहीं करी आपके बारे में। प्लीज गैरसैंण पर लौट आते हैं। दीपक जी गैरसैंण पर लौट आते हैं सर, गैरसैंण पर लौट आते हैं। बात करी है मैं आ जाऊँ, क्योंकि देखिए 28 राज्य हैं हमारे, हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अपनी अपनी अलग है जी। वहाँ पे इसके प्रदेशों पर पहले के मुकाबले काफी काम हुआ है। और बात हम दिल्ली की बात ना करें, और हमारा इलेक्शन जो है सब उत्तराखंड का है, बात उधर मत बताइए। चलिए भौगोलिक परिस्थिति से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब एक तो एक एक करके बात करेंगे, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। दीपक जी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। सुनिए सवाल सुनिए दीपक पांडे जी सवाल सुनिए। दीपक जी सुन लीजिए, एक बार प्लीज सुन लीजिए। भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि गैरसैंण की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। जन आकांक्षाओं के बावजूद गैरसैंण को स्थायी राजधानी तो क्या, मंडल जो बनाया गया था वो भी उपयुक्त नहीं था। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है वहां की। हेलो, आवाज मिल रही है दीपक जी? आवाज में इंटरफेक्ट आ रहा है। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? हाँ बताइए। दीपक जी, अगर हम भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपको तो अच्छे से जानकारी होगी ना कि गैरसैंण की भौगोलिक परिस्थितियां किस तरीके की हैं, किस तरह का वहां का स्ट्रक्चर है। स्थायी राजधानी बनाना तो दूर, वो जो मंडल बनाया गया है ना, वो भी भौगोलिक हिसाब से उपयुक्त नहीं है। मैम देखिए, ये तो उत्तराखंड के जो हमारे न्याय प्रिय जो जनता है, जिन्होंने उस समय यहाँ पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश बनाया था और एक सरकार को चुना था, उसमें बीजेपी का उन्होंने ये चुना था कि जो हमारी स्थायी राजधानी जो बने सेंटर पे बने, जिससे कि जो गैरसैंण आता है कुमाऊं और गढ़वाल के सेंटर पे आता है। तो उन्होंने इस चीज यहाँ पे बनाया था कि इसमें कुमाऊं वालों को भी बुरा ना लगे और कहते हैं गढ़वाल वालों को भी इसमें बुरा ना लगे, इसे एक सेंटर बनाया गया था कि गैरसैंण यहाँ पे बने। मैं मानता हूँ वहाँ पे अभी रेलवे ट्रैक नहीं है, कई चीजें नहीं है, लेकिन ये मुद्दे तो हमारे कहने के बीजेपी कांग्रेस के ही लोगों ने उठाए हैं। हर बार इन्होंने आधा अधूरा काम वहाँ पे शुरू कराया है, एक खाली ग्रीष्मकालीन आधी अधूरी इन्होंने वहाँ पे जो राजधानी इनको बना के रख दी है, उन्होंने वहाँ पे शुरुआत ही लोगों ने करी है। और जनता ने तो इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ी थी। जिस टाइम उत्तराखंड की जब लड़ाई लड़ी गई थी, उत्तर प्रदेश से जब यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी, इसी बात को लेके गया था कि गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बनाएंगे करके। देहरादून की तो बात भी नहीं हुई इस समय। तो ये सही प्रचार कौन करेगा? आपको भी चुनाव जीतना है, इसलिए आपने भी कह दिया कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी बना देंगे। राज्य तो बन गया लेकिन राजधानी नहीं बन पाई पूरी। मैं वही तो पूछ रही हूँ दीपक जी, तो ये सही प्रचार कौन करेगा? क्योंकि आपको वहां पर चुनाव जीतना है, आप जानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी कह दिया कि हम स्थायी राजधानी बना देंगे गैरसैंण को। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती तो हम तो कराएंगे, हम उनके तरह आधे अधूरे ना काम कराएंगे ना आधी ग्रीष्मकालीन राजधानी चलाएंगे।
चलिए ठीक है, हरीश सेठानी जी आपका मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आप भली भांति जानते हैं, आप खुद उत्तराखंड से हैं, वहां रहते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। रिचार्ज और डिस्चार्ज जोन में बहुत अंतर होता है और गैरसैंण जो है वो डिस्चार्ज जोन में आता है। वहां हमेशा पानी की कमी किस कदर रहेगी हर कोई जानता है। तो ये सही प्रचार करने से राजनेता और पार्टियां इतनी घबराती क्यों हैं? नहीं, पार्टियां घबराने की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में कांग्रेस की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। बीजेपी की आदरणीय महोदया को मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप उत्तराखंड में डिबेट बहुत करती होंगी सुबह से शाम तक आप, क्योंकि महिलाओं से तो कोई जीत नहीं सकता है। तो लेकिन जो धुबरी टाटा शुरू करना, टाटा पुल के बारे में कहा आपने, फला इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की बात की, भटके तो आप ही डिबेट से, तब मुझे भी आना पड़ा। आप यहाँ तक की व्यक्तिगत टिप्पणी की बात कर रही थी, तो आप तो आज केजरीवाल जी की खांसी में व्यक्तिगत टिप्पणियां ऐसे नहीं, हमने तो एक उससे कहा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गैरसैंण पर आ जाते हैं सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये बता दें कि गैरसैंण में इनके द्वारा क्या काम हुआ है, ये तथ्यों के आधार पर बताएं। तो मैं कहूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप गैरसैंण में तथ्यों के आधार पर बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या योगदान रहा। मैं आपको कुछ तथ्य दे रही हूँ, उस पर मुझे तो जवाब दे दीजिए, फिर हनी पाठक जी से लेते रहिएगा जवाब। मैं पूछ रही हूँ सर, रिचार्ज और डिस्चार्ज जोन, ये दो जोन होते हैं। गैरसैंण डिस्चार्ज जोन में आता है सर, वहां पर पानी की क्या स्थिति रहेगी सब जानते हैं, तो सही प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा? पानी के लिए आज की तारीख में लगातार पानियों के लिए पहाड़ में जहां भी है, डिस्चार्ज की बात जो आप कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज पहाड़ की नदियों में पिंडर नदी उसके नीचे बहती है, एक तरफ को बहती है। तो दोस्तों में कहीं ना कहीं पानी की कोई ऐसी कमी नहीं है। लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से आज आधुनिक काल में हम लोग हैं, क्या पानी की क्या कमी है वहाँ पर बताइए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ की रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, स्थायी राजधानी बनेगी उसकी कह रही है। आप शायद अभी भी मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए। हनी पाठक जी आपका रुख कर लेते हैं। मैडम देखिए, जब ये लोग मुद्दे से भटके थे तो मैंने कहा डिबेट में इस मुद्दे पर आते हैं। जब मैं मुद्दे से भटकी तो दीपक जी तुरंत आ गए कि हम लोग, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। तो एक लेडी से जब कहते हैं ना कि 56 भोग भी रख दीजिए ना सामने, लेकिन एक तुलसी ना उस 56 भोग पर भारी पड़ती है। तो एक महिला ना 56 भोग पे भी भारी पड़ती है। याद रखिएगा, महिला में वो ताकत होती है और महिला वो शक्ति होती है, जब अपने पर आ जाती है ना तो हार मनवा ही देती है। मात्र तो 56 कांवरिया का रख दिया जाए ना तो एक तुलसी उस पे भारी पड़ जाती है। तो जब ये लोग मुद्दे से भटके, जब मैं मुद्दे पर आ गई ना, दूसरे मुद्दे पर, तो इन लोगों ने भौगोलिक परिस्थितियों पे आ गए, ये सारे के सारे अपनी डिबेट के मुद्दे पर आ गए। और मैडम चलिए मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपका कहना सही है कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहती है गैरसैंण की, वहां पानी की दिक्कत और बहुत सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर सरकार अपने पर आ जाती है तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास करती है। हम लोग काफी हद तक प्रयास किए हैं कि वहां पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है, और जहां तक हो सकेगा 2022 में अगर सत्ता में हम लोग रहेंगे, और पूरी कोशिश है कि 2022 में हम लोग सत्ता पर आएंगे, तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाकर जाती हूँ कि वहां पर हम लोग स्थायी राजधानी बनाएंगे। और पूरा प्रयास रहेगा कि गैरसैंण की जनता को, उत्तराखंड की जनता को जो वादा हम लोग करेंगे उसको धरातल पर उतारेंगे। घोषणा में छोड़ करके नहीं छोड़ेंगे, घोषणा मंत्री या घोषणा की सरकार बनाकर नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उसको स्थायी राजधानी अवश्य बनाएंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप आप लोगों को तैयार करना होगा हनी पाठक जी, क्योंकि डिस्चार्ज जोन में वो जगह स्थित है। एक तो अति नमी होने के कारण वहां पर आप स्थायी निर्माण कर नहीं सकते, बिल्कुल स्थायी निर्माण के लिए वो वातावरण अनुकूल नहीं है। इसके अलावा पानी की कमी, क्योंकि भूजल कभी विकसित ही नहीं होगा वहां पे, तो पानी की कमी तो रहेगी। अब मेरे को कह रहे हैं हरीश जी की नहीं, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, बाहरी दुनिया देखने के लिए अच्छी है। कहना बिल्कुल ठीक है मैडम, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहां नमी काफी ज्यादा है, वो जल की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की परिस्थितियां वहां अनुकूल नहीं है। लेकिन इंजीनियर्स वगैरह से बात करके, बाहर के लोगों से बात करके इस तरीके की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की मीटिंग अभी हुई भी थी। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने अपने कार्यालय में एक मीटिंग करी भी थी कुछ लोगों से बाहर से बुलवाकर, और वो फॉरेन में भी गए थे, और वहां पे जाकर भी उन्होंने इस भौगोलिक परिस्थिति को लेकर विचार विमर्श किया था। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया था और मदद भी मांगी थी। उस पर प्रयास चल रहा है।
और 2022 में इस पे हम लोग कोई ना कोई फैसला अवश्य लेंगे, जिससे कि स्थायी राजधानी बनाने का पूरा प्रयास किया जाए। चलिए दीपक जी, न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो भी गैरसैंण को राजधानी बनाने, यहाँ पर स्थायी निर्माणों के पक्ष में नहीं दी थी, आपको याद होगा अच्छे से। तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना लेना काफी होगा। मैम, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बीजेपी कांग्रेस वालों ने इस चीज का तो शुरू से ही मुद्दा बना रखा है गैरसैंण को लेकर के। लेकिन पहली बात तो जो लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड के लोगों ने, वो उस चीज को गैरसैंण को लेकर के बनाई थी। मैंने ये बात आपसे पहले ही बताई थी। लेकिन अभी भी जब हम लोग इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, कल हमारी सरकार बनती है, तो हम एक बार जनता के समक्ष हम अपना पूरा सर्वे करवाएंगे। अगर वो जनता अगर चाहती है कि गैरसैंण राजधानी बने, तो हम लोग गैरसैंण, क्योंकि ये प्रदेश जनता का है, ये कोई मेरा घर का प्रदेश नहीं है, केवल मेरे ही घर के लोग नहीं रहते यहाँ, पूरे प्रदेश की जनता जब उस पर सहमत होगी तो हम लोग उसके जो विपरीत परिस्थिति है उसको स्थिति में लाने का पूरा कार्य करेगी। क्योंकि सरकार जब पावर में होती है, बहुत सारे इनके पास ताकत होती है, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, जैसा मैडम ने ही बताया। तो सरकार चाहे किसी की भी बनेगी, अगर गैरसैंण का फिलहाल हमारी तरफ से सीधा से ये हमारा पॉइंट ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा, और जो भी उसकी भौगोलिक स्थिति में जो कमी आ रही है उसको एनवायरमेंट के अनुसार वहां पे वर्क किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए हरीश जी, अब सभी एक ही वादा कर रहे हैं कि गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बना देंगे, जनता किस पर विश्वास करे? मैं पहले भी कहा है, उत्तराखंड हमारी, गैरसैंण हमारी उत्तराखंडियत की बात है। ये राजधानी, स्थायी राजधानी का मुद्दा जो पहाड़ के लोगों ने जो सपना देखा था, उस मुद्दे को लेकर हम आज भी कह रहे हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो चुका है, विधानसभा हमारी बन चुकी है, विधानसभा का हमारा काम हो चुका है, एमएलए हॉस्टल बन चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं उस मुद्दे को, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के बाद तो हमारा क्या है, इससे हमारे पहाड़ की कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। हमारे दिल्ली और हमारे लिए तो देहरादून बराबर है ना, दिल्ली और देहरादून हमारे लिए बराबर है। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप, तुरंत से घोषित कर दिया जाए? घोषणा कांग्रेस की सरकार 2022 में आने के बाद निश्चित तौर पर अगर घोषणा करेगी तो कांग्रेस की सरकार करेगी। और कितना समय लगाएंगे आप? कितना समय? अभी हमारे जो वहां पर वो अवशेष कार्य जो 5 साल इनने कुछ नहीं किया, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो वहां पर होना था जो नहीं किया, तो उसके बाद जो जैसे ही हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जो अवशेष इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा तुरंत। आपके पास तो सर पूरा रोड मैप तैयार रखा होगा, क्योंकि पिछली बार आपने कहा कि हमारे पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने करवाया। हरीश रावत जी के उस पे कार्यकाल में जिस तरीके से कांग्रेस के एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में धन आवंटन करने का काम हुआ, अस्थायी राजधानी के तौर पर हुआ, विधानसभा भवन बना, एमएलए हॉस्टल्स बने, तो और थोड़ा सा जो हमारा जो अधिकारियों के रहने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं हमारी लगभग जो सुचारू हो जाए, तो उसके बाद हम लोग वहां पर निश्चित तौर पर स्थायी राजधानी का मूर्त रूप देने का काम करेंगे। गैरसैंण की महज 12,000 या 13,000 छोटी सी आबादी है सर, उस आबादी के लिए आपकी सरकारें जब रही तो आप लोगों ने क्या किया? जलापूर्ति तो आप अपनी कार्यकाल में भी नहीं कर पाए। नहीं, जो हमने वहां पर को जो भराड़ीसैंण जो जगह है, गैरसैंण की एक गैरसैंण और उसके बीच में अंतर है, तो उस भराड़ीसैंण पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो भराड़ीसैंण से जो आप समझिए उस चीज को हम लोगों को समझना होगा। भराड़ीसैंण एक अलग से जगह है हमारी, जहां पर को पूरा गैरसैंण का जो नगर पालिका जो नगर पंचायत जो गैरसैंण की है वो अलग है, और भराड़ीसैंण जहां पर को हमारी राजधानी बनी है गैरसैंण के नाम से, वो भराड़ीसैंण में डेवलप हो रही है। हमारे टाइम पे आपने जो बात कही जलापूर्ति से लेकर जो पीछे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो पानी है तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। एक बात बताइए हरीश जी, वैसे जब अगर हम जन भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों की जन भावनाएं मूल रूप से क्या थी? क्या गैरसैंण का ही रट्टा लगाकर बैठे हुए थे, या जन भावनाएं ये थी कि पहाड़ राज्य की राजधानी भी पहाड़ में हो? बिल्कुल, पहाड़ की राजधानी उस समय सार्वजनिक रूप से सब दलों ने गैरसैंण पे सहमति, उत्तराखंड क्रांति दल उस समय प्रमुख तौर पर, उत्तराखंड आंदोलन में कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे, सब लोग थे, तो सबकी जन भावनाओं के साथ एक सेंट्रल जगह पे बनाने की बात आई, तो गैरसैंण सर्वसम्मति से माना गया। ठीक है हनी पाठक जी, गैरसैंण नहीं तो अन्य विकल्प क्या? देखिए ऐसा है, जो सुझाव पेटिका हम लोग चला रहे हैं रथ के द्वारा, उसमें देखते हैं कि क्या सुझाव आता है जनता का कि गैरसैंण नहीं तो अन्य विकल्प क्या। देखिए हर चीज सरकार को अपने अनुसार ही घोषणा पत्र में नहीं डालना चाहिए।
जनता क्या चाहती है उसके अंदर भी जाना चाहिए कि जनता हमसे क्या चाहती है, कि जब हम सत्ता पर बैठे तो क्योंकि जनता हमें चुनती है ना, तो जनता ही बताए ना कि वो एक सरकार से क्या चाहती है। उस सुझाव पेटिका को खुलने दीजिए, उस सुझाव पेटिका में आने दीजिए कि जनता क्या चाहती है, कि अगर गैरसैंण नहीं तो दूसरा विकल्प क्या, तो उनका विकल्प आने दीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैरसैंण नहीं तो दूसरा विकल्प क्या। कुछ सवाल और कुछ जवाब जनता के ऊपर भी छोड़ देने चाहिए, क्योंकि दे आर द वोटर्स, दे आर द चूजर, दे आर द हेल्पर्स। वो हमारे लिए ही हेल्पर भी हैं, वो हमारे वोटर भी हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। वो ही है तभी हम हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर जनता नहीं होगी तो हम भी नहीं है ना। जनता से हम हैं, हमसे जनता नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों ने वो एलईडी रथ रवाना किया हुआ है, हमें भी खुलने का इंतजार है कि किस तरीके के सुझाव आप लोगों को मिले हैं। दीपक पांडे जी, सवाल ये है कि गैरसैंण में पिछले 5 सालों में सिर्फ 70 दिन जो है कार्यवाही हो पाई है, क्या आपके हिसाब से इस कार्यवाही का समय और ज्यादा बढ़ना चाहिए था? मैम, ये तो देखो, इन्होंने जो भी उस समय गैरसैंण में जो भी इन्होंने उस समय बैठक करी थी अपनी, ये तो अपने सुविधा के अनुसार करी थी। अभी तो एक तरह से गैरसैंण जो है हमारे राजनीतिक साथियों के लिए, जो है राजनीतिक दल के लोग जो है उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट जैसा रह गया है कि इधर से गए उधर गए, वहां आए गए, एक दिन उनको आने जाने में दिक्कतें हो जाती हैं, किसी को ठंड लग जाती है, वहां पे इनके ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं। उत्तराखंड की भावनाओं से ये उत्तराखंड बना है, जो जन भावनाओं से उत्तराखंड बना है, उन सब लोगों ने मिलकर ये कहा था। वरना लखनऊ क्या बुरा था, लखनऊ भी में तो राजधानी थी, उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड की जो राजधानी है, पहाड़ की, जो हमारा एक राज्य बनेगा, पहाड़ की राजधानी पहाड़ के बीच में होनी चाहिए। गैरसैंण को लोगों ने ये मान के करा था, लेकिन आज वहां पे केवल क्या है कि एक पिकनिक स्पॉट जैसा रह गया है। और मेरा फिर कहना यही है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, अगर यहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि सरकार बना रही है जनता, जनता के अनुसार काम होना चाहिए ना, क्योंकि हम जनता नहीं है। हम जो अगर पार्टियां जनता है तो मैंने फिर इनकी बात कौन सुनेगा, मुझे बताइए। अगर हम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस वाली बात अपनी कहेंगे, आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात कहेंगे, यूकेडी वाले अपनी बात कहेंगे, जनता जो बात कह रही है, काम जनता के लिए होना है। हमारा तो आना और जाना है पार्टियों का, एक बार बीजेपी गई, एक बार कांग्रेस गई, ये तो हो ही रहा है इन लोगों के साथ, इसलिए आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि जनता की बात नहीं सुनी जा रही। मेरा तो मानना ये सीधी बात है, और आम आदमी पार्टी जनता की बात को सुनेगी, उसके अनुसार ही काम करेगी। जैसा अभी आपने देखा, हम लोग चाहे बिजली की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पानी की बात, ये सब जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जनता के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो 21 सालों से जिन 2 पार्टियों ने राज किया, हम तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देखिए, यूकेडी कब से है, लेकिन यूकेडी ने भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व अब उत्तराखंड में खो दिया है। ऐसे में अब आप दिल्ली से आकर यहाँ अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, वो भी गैरसैंण के सहारे। बारे नहीं मैडम, देखिए और भी कई मुद्दे हैं, राजधानी एक मुद्दा है जरूर, मैं मान रहा हूँ, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं। क्या आपको नहीं लगता शिक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा है? अगर आज शिक्षित है, अगर हमारे पहाड़ के बच्चे शिक्षित होंगे तो पहाड़ में पलायन रुकेगा। अगर वहां पे आप मुझे बताइए स्वास्थ्य सुविधाएं सारी होंगी तो वहां का पलायन रुकेगा, वहां पे आबादी होंगी, फैसिलिटीज आएंगी, ट्रेन वहां पे जाएंगी आने वाले समय में। पहाड़ आप विदेशों में देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाते हैं, बहुत अच्छी वहां पे जो पहाड़ हिल्स, जो हमारे स्टेट है, वहां पे जो हिल्स कंट्रीज हैं, वो कितनी अच्छी डेवलप कर रखी हैं। हमारे वहां तो केवल एक जो पहाड़ है पलायन के लिए रह गया, घूमने फिरने के लिए गया, और जो बाहर के लोग हैं वो जमीन के लिए खरीफोक करने के लिए रह गया बस। उनके पंजाब से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, जमीनें खरीदते हैं, अपने रिसोर्ट सब एग्रीमेंट करके अपने बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तो आप देख रहे थे बीच में, इसलिए भू कानून भी आया था, क्योंकि कल के दिन तो पूरा उत्तराखंड ऐसी बिक जाता, मुझे तो लग रहा था। सर वही मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी, वरना आपने तो दिल्ली को लंदन बनाने की ठानी ली थी। अब देखते हैं कितना लंदन बन पाया। हनी पाठक जी, प्रयास पूरा जारी है, आप देखिए क्या काम नहीं हो रहा। आप दिल्ली में वहां पे जाके देखिए ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए हनी पाठक जी। शायद इनको ये नहीं पता है कि मीडिया वाले दिल्ली में लगातार कवरेज करते रहते हैं, और मैंने अभी दिल्ली की जितनी भी योजनाएं थी इनको गिनाई थी, जवाब नहीं दे पाए थे ये। मैं चांदनी चौक की बात कर रहा हूं, चांदनी चौक की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात। दिल्ली चांदनी चौक की बात कर रहा हूं, जवाब तो देना पड़ेगा, बीच में नहीं बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वो बोलना खत्म करेंगे, फिर आपके पास से लौटाऊंगी, आप देते रहिएगा फिर जवाब। बताइए हनी पाठक। आप बताइए मैम, आप बात कीजिए आप। जी जी जी, बोलिए हनी पाठक। पलायन आयोग का बात जो इन्होंने घोषणा करी थी उसका जवाब मांगा था, वो IIT पास केजरीवाल जी ने जो प्रदूषण और उसमें खर्च किया था उसका जवाब मांगा था। कितने सारी चीजों का मैंने जवाब मांगा था। 14 लाख बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, उसका जवाब मांगा था, मिला नहीं था। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, दीपक जी प्लीज रोजगार आपने दिया है, बीच में नहीं बोल रहा मैडम, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, देते रहिएगा। जवाब दे आपने एक बात खत्म हो जाएगी, एक काम कीजिए दीपक जी, आप लिखते जाइए उनके पॉइंट, ताकि फिर आप एक साथ अपने जवाब दे पाए। हनी पाठक जी
लिख लीजिए पॉइंट, पेन लेके बैठ जाइए। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये बार बार एक टॉपिक उठा रहे थे, इनकी बातों को मैंने पकड़ा कि पिकनिक स्पॉट बनकर बन गया है उत्तराखंड जी। तो जब भी आप अपने जानकार लोगों को, किसी को भी फोन वोन करते होंगे, ये बताते होंगे हम उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ की वादियां बहुत सुंदर है, यहाँ पे फिल्म स्टार्स आते हैं शूटिंग करने, तो यहाँ की वादियां बहुत सुंदर है। तो वाकई हमारा उत्तराखंड पिकनिक स्पॉट है, उत्तराखंड हमारा घूमने लायक जगह है, देवभूमि हमारी घूमने लायक जगह है। और यहाँ के टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से काफी लाख लोगों का घर चलता है। तो ये पिकनिक स्पॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आंकड़ों की सही से पहले उत्तराखंड की मूलभूत जरूरत समझिए। आम आदमी पार्टी यहाँ अगर पैर जमा रही है ना, तो पहले तो अपने ना विजन क्लियर करिए कि उत्तराखंड है क्या। पिकनिक स्पॉट बनकर नहीं रह गया है, ये पिकनिक स्पॉट है। उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्ट आते रहेंगे। लेट मी कंप्लीट, आप नोट करिए, मैडम ने अभी आपको बोला है ना, नोट करिए। ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, शूटिंग करने आते हैं, देवभूमि में यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। पाठक जी, मंत्री लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि हालात ज्यादा खराब ना हो, इसलिए आज उनके द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चर्चा की जा रही है। अपने मुद्दे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हनी पाठक जी बताइए, मैं बस बीच में अपना एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ। उनके हिसाब से राजनीतिक पिकनिक स्पॉट वो कहना चाह रहे थे। राजनीतिक पिकनिक स्पॉट नहीं है ये, आप अपना विजन क्लियर करिए। और दूसरा, आप जरा मुझे ये बता दीजिएगा दीपक जी कि उत्तराखंड में कुल टोटल कितने बूथ हैं, फिर आप यहाँ पर पैर जमाने की कोशिश करिएगा। उत्तराखंड में बूथ कितने, ये तक तो आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को पता नहीं होता है। जब मैं डिबेट पे आती हूँ ना, वो इस बात का जवाब ही नहीं दे पाते, और आप उत्तराखंड में जीतेंगे। और अभी आपने मैडम को ये बोला कि बस अब इनका समय खत्म हो गया। एक बार आप कांग्रेस और एक बार भाजपा का जब मैडम ने बोला ये सिलसिला लगा रहता है, तो आपने हंसते हुए कहा अब इनका ये समय खत्म हो गया। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि जब अभी केजरीवाल जी की रैली हुई थी, तो कुर्सियां किसकी खाली थी, किसकी भरी थी, किसका समय खत्म हो गया, किसका आ गया। इतनी जल्दबाजी हर जगह मत करिए। गरम गरम खाना खाएंगे ना तो मुंह जल जाएगा। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, 2022 का इंतजार करिए। 2022 में भाजपा तय है, इससे आप लोगों को भय है। और जरा मुझे प्लीज बताइएगा कि उत्तराखंड में टोटल कितने बूथ हैं। चलिए, पहले दीपक जी आप बता ही दीजिए, उसके बाद मैं हरीश जी का रुख कर लेती हूँ। दीपक जी, कितने बूथ है टोटल उत्तराखंड में, उसके बाद चुनाव जीतिएगा। दीपक पांडे जी, आवाज मिल रही है? हेलो दीपक जी, सवाल ये है, हनी पाठक जी जानना चाहती हैं कि उत्तराखंड में कितने बूथ हैं, उसके बाद आप गैरसैंण के बारे में बात करें और उसके बाद चुनाव जीतने के बारे में बात करें। पहले उनको जानकारी दीजिए कि उत्तराखंड में बूथ कितने हैं। मैं बता रहा हूँ, 10,000 11,000 के समथिंग जो टोटल यहाँ पर बूथ हम लोग जो हम लोग अभी बूथ हमारे तैयार हुए हैं। मैडम 12,500 करीब बूथ है, इनको बता दीजिए। और ये वो अभी बड़े मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो 11,000 की बात बता रहा हूँ, अभी बड़े हैं। एक मिनट मैम, आप बात कर रही हैं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। अभी इससे पहले जो थे 11,000 बूथ थे, और अब इस बार बूथ बड़े हैं सारे। 2000 आप अभी का अगर निकाल के देखेंगे, 2000 जो अभी ये 22 है, अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें बड़े हैं। सवाल आप कर लीजिए, मैं पहले की बात नहीं मेरे लिए। आप जब मुद्दे की जब बात कर रहे हैं 2012 से या 4 विधानसभाओं की बात उठा रहे, तो आप बात शुरू से सुनेंगे नहीं सुनेंगे किसी चीज को? बयान रहता है इनका, कभी आज तक सही जवाब नहीं दिया। अरे मैडम, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? चलिए, ये तो सभी जानते हैं कि हंसने वाले किसके रहते हैं बयान आप लोगों के वहाँ पे, सभी जानते हैं। मुद्दे जब एजुकेशन की बात करते हैं आपके मंत्री भाग जाते हैं, जब एजुकेशन की बात करते हैं आपके मंत्री भाग जाते हैं। टोटल कितने बूथ है, कभी जवाब नहीं दे पाए। मैडम, जब एजुकेशन की बात होती है आपके मंत्री भाग जाते हैं। आपको नहीं पता कि हमारे स्कूल के, हमारे विधानसभाओं के स्कूल की कंडीशंस क्या हैं? आपको तो लगता है दिल्ली के खराब है सारे। हेलो, आवाज आ रही है? बताइए दीपक जी। दीपक पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है मुझे। आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैम, देखिए ये इस बात मुद्दे पे नहीं आते हैं, ये नहीं बताते कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, वो भी 1 साल के अंदर। और वैसे तो 5 साल का कार्यकाल है। उस मुद्दे पे नहीं आएंगे ये लोग, ये वहां पे नहीं बताएंगे। उनकी पेंशनें लगा दी हमने।
आपको पता है उन मुद्दों की ये लोग बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि इस बार हम अगली बार सरकार बनाएंगे। जनता के हिसाब से पेट्रोल इनके 100 रुपए पहुंच जाते हैं, इनके रिफाइंड के रेट इनके 200 रुपए पहुंच जाते हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो जाती है इनके अपने टाइम पे। एजुकेशन इन्होंने प्राइवेट सेक्टर जो है, एजुकेशन को पूरा प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है इन लोगों ने। सरकारी स्कूल दिन पर दिन के बंद होते जा रहे हैं, 3,500 स्कूल इन्होंने बंद करा दिए हैं। बताइए उस बात पे मुद्दे, उसमें बात करेंगे ये लोग। और कोरोना काल पे जब मैंने अभी इनसे बात करी थी, इनने मुझे नहीं बताया। आज का मुद्दा ही गैरसैंण है, तो स्कूलों पर बात नहीं करनी है। नहीं तो इन्होंने बात घुमा दी। मैडम पहले प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे क्लियर कर दीजिए। जब मैं मुद्दे से भटक रही हूँ तो आप ऐसा बोल रहे हो, जब मैं उस पे आ रही हूँ तब ये लोग दूसरे पे चले जा रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उसमें है डिबेट की खिचड़ी बना के रख दी ऐसे लोगों ने। चलिए हरीश, आप ही हैं क्या सारी चीजें? आप पहले मैडम, अब ऐसे लोग क्या होता है? आप अलग से आएंगे, किसी और देश से आएंगे, प्रदेश से आएंगे क्या आप? चलिए ठीक है, अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं सर, मुद्दे का रुख कर लेते हैं। एक बार मैं हरीश जी का रुख कर लेती हूँ, काफी देर से शांत बैठे हुए हैं। हरीश सेठानी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। हरीश सेठानी जी, क्या आपको भी लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए उत्तराखंड सिर्फ राजनीतिक पिकनिक स्पॉट रह गया है और गैरसैंण जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, इतने सेंसिटिव मुद्दे जन भावनाओं से जुड़े हुए? पहले तो मैं आपको एक स्टैंड क्लियर कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रवक्ता महोदया ने कहा कि हमने रथ चलाया है, सुझाव मांगे हैं जी। 12 साल सरकार चलाने के बाद उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के सुझाव में ये आएगा कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाएंगे? ये स्थायी राजधानी की बात तो कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। पहले ही अपना स्टैंड क्लियर करें कि 12 साल राज करने के बाद ये कह रही है कि हमने सुझाव पुस्तिका मांगी है, सुझाव मांगे हैं जनता से। गैरसैंण आम जनमानस का मुद्दा था, उत्तराखंड के हर उत्तराखंडीय खंडियत के लोगों का मुद्दा गैरसैंण है और सबकी जनभावना है गैरसैंण के साथ। आज जिस तरीके से हर चीज को लेके मैं कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से गैरसैंण को स्थायी राजधानी की बात कांग्रेस की ने करी है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम लोग इसके गैरसैंण को स्थायी राजधानी और उसको स्थायित्व के लिए बात करेंगे। ठीक है, देखिए हरीश जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उन्होंने ये बोला था, जब मैंने सवाल किया कि अगर गैरसैंण नहीं तो विकल्प क्या, इसके जवाब में उन्होंने ये दिया कि अगर हमारे पास कोई सुझाव आएंगे, जो एलईडी रथ हमने रवाना किया हुआ है, तब इस बारे में बात की जाएगी कि गैरसैंण के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। गैरसैंण मात्र एक ऑप्शन है जो सभी लोगों की जनभावनाओं को लेकर गैरसैंण का मुद्दा रखा गया था। तो इसे हम सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों बना देते हैं हर बार? अगर आप 21 साल 12 साल जो भी बात कर रहे हैं, आप भी तो रहे ना सर सरकार में, तो दिक्कत कहां से आ रही है? क्या अभी पिछले 2 साल से गैरसैंण का मुद्दा उठा हुआ है? गैरसैंण का मुद्दा तो 21 सालों से चला आ रहा है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया ये तय कर लें, इनने क्या क्या चीजें डेवलपमेंट्स वहां पर करी है। अब 10 साल में मैं बताने को बैठा हूं कि हमने क्या किया। बताइए ना, थोड़ा बहुत दे दीजिए। आप अभी बोल देंगे हमने विधानमंडल भवन बनवाया था, वहां का स्ट्रक्चर हमने सही करवा दिया। अब स्ट्रक्चर में क्या सही करवाया उसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी चाहिए। एमएलए हॉस्टल बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, विधानसभा भवन बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया भराड़ीसैंण में। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो भाई अधिकारी पिछली बार जब टेंटू में जब वहां पर को किया था, आईटीआई के भवन में जब विधानसभा का सत्र चला था, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद ही तो वहां विधानसभा में चला है। तो मैं उन्हीं विधानसभा के भवन का निर्माण हुआ है। ज्यादा सर क्रेडिट किसको ज्यादा जाएगा? आपने विधानमंडल भवन बनवाया या फिर उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना तो एक झुंझुना है। चुनावी वर्ष में जब कांग्रेस ने कहा, प्रबलता से कांग्रेस के हर बड़े नेता ने कहा है कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे 2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर। हनी पाठक जी, 2017 के चुनावों में जो मुद्दे पहले उठे थे वो फिर से उठ रहे हैं। अब चाहे वो गैरसैंण का मुद्दा हो या नए जिलों के गठन का मुद्दा हो, 5 साल में क्यों इन मुद्दों पर काम नहीं हो पाया? ठंडे बस्ते में क्यों चले जाते हैं? देखिए मैडम, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो हम लोगों ने एलईडी रथ रवाना किया उसको ये अदरवाइज ले गए, बिना बात को पूरा सुने। आपने मुझसे कहा था वो नहीं तो दूसरा विकल्प क्या, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया था। एलईडी रथ को आने दीजिए, जरा देखते हैं सुझाव पेटिका में क्या जवाब आता है, क्या चीज हम लोगों ने कर दी और क्या चीज अभी भी जनता डिमांड कर रही है, उसको हम लोग सुनेंगे और सुन के उसको पूरा धरातल पर उतारेंगे। और जिस तरीके की बात हरीश जी कर रहे हैं, पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग इनको इतनी ज्यादा हो जाती है, और दूसरा ऐसे प्रवक्ताओं से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, और ऐसे
पार्टी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जिसके शीर्ष नेता जो परिवार से चले आ रहे हैं, परिवारवाद के नेता, ये कहते हो कि हवाई जहाज उत्तराखंड में गैरसैंण की बात करिए मैडम। आपने जितनी बातें राहुल गांधी जी के बारे में कही, जितनी बातें आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कही, अगर मैं आपके बीच में अगर ये चीजें कहने लग जाता, और आप चुनावी वर्ष है ना, आप लाएंगे हिंदू मुस्लिम, आप लाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप पहले आप अपने को आप एक बड़ी पार्टी की आप प्रवक्ता है, आप कम से कम आप अपनी भाषा को संयमित रखिए, अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। क्या पूछना है? ठीक है, अब जनता तो चाहती है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना। अब एक बार फिर से सबने इस मुद्दे को उठा लिया। देखते हैं किसके कार्यकाल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जा सकेगा। हनी पाठक जी, माफी चाहूंगी, देखिए अभी समय पूरा हो चुका है, इसलिए तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर एक बार फिर से मुद्दा जो है गरमाने लगा है। तीनों ही पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वादा किया है कि इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे जनाकांक्षाओं के बावजूद ये समझना बेहद जरूरी है कि गैरसैंण की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। अगर तथ्यों को नकारा जाएगा, तथ्यों को नजरअंदाज किया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा विघटनकारी हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।